ऋषिकेश से, जहां देर रात नीलकंठ रोड पर लक्ष्मण झूला इलाके में वाटरफॉल बैंड के पास बेकाबू कार 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार सवार 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार गाजियाबाद से नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आए थे और रास्ते में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके साथ प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। देहरादून में सुबह से ही बारिश जारी है। 19 तारीख को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में अधिकांश जो है लगभग अधिकांश जो जनपद है उनमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ज़्यादातर जनपदों में हम उम्मीद कर रहे हैं। जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़, वहाँ पे अनेक स्थानों पे भी हो सकता है। चमोली के नंदानगर में बादल फटने की आपदा में अभी भी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि आपदा में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव को बरामद किया गया। एक शव सरपाणी और एक कुंतरी लगाफाली गांव से बरामद किया गया है, जबकि प्राकृतिक आपदा में 32 पशुओं की भी मौत हुई है। आपदा प्रभावित कुंतरी और धूरमा गांव में मलबे में लापता लोगों की तलाश जारी है। आज दूसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। नंदानगर घाट क्षेत्र में गुरुवार को जो आफत बरसी है उसने कहीं ना कहीं भारी नुकसान किया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। जो घर हैं वो पूरे मलबे में फटे पड़े हैं। देखिए मलबा कहाँ अंदर तक पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे घुसा हुआ है और जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हैं। और इस समय अगर मैं इस घर की बात करूं तो यहाँ पे अब कुछ दिन के बाद शहनाई बजनी थी, घर में शादी का माहौल था, लेकिन यहाँ पे बादल फटने के बाद जिस तरीके का नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय हुआ है। और जो आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ पे आए हुए हैं और आप ये देखिए पूरे घर को किस तरीके से लोगों ने बनाया है। जनप्रतिनिधि भी लगातार मौजूद हैं, सरकार भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हमारे साथ बद्रीनाथ विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं। मोटर जी, आप यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि चमोली में लगातार बादल फटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जो यहाँ पे आके जो घटनाएं देखी जा रही हैं, आप देखिए बहुत सारे लोग ने अपना जीवन खो दिया, बहुत सारा इतना नुकसान है, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। इसी तौर पर अगर देखा जाए तो अब आकलन सरकार को करना है कि कितना ज़्यादा नुकसान है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। मुआवजे की बात हो रही है और लोगों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। नितिन सेहवाग, न्यूज़ 18, नंदानगर घाट। नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा था और इसी मलबे के अंदर से 16 घंटे तक फंसे एक शख्स को निकाला गया। कुंवर सिंह तकरीबन 16 घंटे तक मलबे में दबे रहे। कुंतरी गांव में भी कई लोग घर के अंदर फंस गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। चमोली में बादल फटने से हुए नुकसान के बाद सीएम धामी ने देहरादून कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए कहा ताकि लोगों को जल्दी से राहत मिल सके। वहीं सीएम धामी ने बिजली और पानी की सप्लाई को भी जल्द बहाल करने को कहा है।
इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने मसूरी और रायपुर के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों को देखा, अधिकारियों को काम में तेजी लाने को कहा। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मसूरी और रायपुर में मंगलवार तेज बारिश हुई थी और इस दौरान बहुत नुकसान हुआ था। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनसे उनका हालचाल भी जाना और मदद का भरोसा दिया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर भी गए, वहां का भी जायजा लिया। आपदा के दौरान यहां पर भी नुकसान हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां मौजूद लोगों से बातचीत हुई। मंगलवार को हुई तेज बारिश के दौरान नदी उफान पर आ गई थी और टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भी पानी भर गया था। देहरादून और गढ़वाल के हिस्से में आई आपदा से कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि यहां की भौगोलिक बनावट भी कुछ ऐसी ही है जैसे कि देहरादून की, और ऐसे में कभी भी यहां भी बादल फटने की घटना हो सकती है। इस स्थिति में आखिर कौन कौन से इलाके सेंसिटिव हैं, ये सोचने वाली बात है। हिमालय के शिवालिक रेंज की पहाड़ियों के ठीक नीचे बसा कुमाऊं का खूबसूरत शहर हल्द्वानी कभी भी बड़ी आपदा की मार झेल सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पूरे मानसून सीजन में होने वाली बारिश चंद घंटों में हो जा रही है, जिससे काठगोदाम और दमू वाडुंगा के ऊपर हालात बादल फटने जैसे बन जाते हैं। साथ ही इन इलाकों से निकलने वाले रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी जैसे नाले उफान पर आ जाते हैं, जो कभी भी तबाही ला सकते हैं। नालों के उफान पर आने की सबसे बड़ी वजह नालों के किनारे अतिक्रमण है। बारिश के टाइम पे अत्यधिक प्रभाव पानी का रहता है। इस बार भी वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस बार एहतियातन के रूप में हमने शुरुआत में उसमें चैनलाइजेशन करा दिया था, जिससे कि उसको काफ़ी हद तक गहरा कर दिया था। इसके अलावा जितने भी उस नाले में अतिक्रमण है उनको भी चिन्हित किया गया। इसमें एसडीएम नैनीताल की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में वर्षा काल में, क्योंकि अभी हटाने का अभियान रुका गया था, वर्षा काल के बाद में हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सांसद अजय भट्ट का दावा है कि सरकार ने नदी नालों के सर्वे का फैसला लिया है ताकि बड़े जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हमको अपनी जनता मानव मात्र को बचाना है, और बचाने में कितने एहतियात हम बरतेंगे, किसी को ज़्यादा लॉस ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वो हमारी सरकार उसके लिए पूरी एक किस्म से जो सर्वे करने की नियमावली है या उसके लिए जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन देगी, और मैं समझता हूँ कि उसी गाइडलाइन पर किसी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे। जाहिर है कि ये बरसाती नाले कभी भी हल्द्वानी से लेकर काठगोदाम तक की फिजा बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश समय रहते बड़े कदम उठाने की है, ताकि भविष्य में जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी चंबा ऋषिकेश हाईवे बगड़धार के पास 3 दिन से बंद था, जिसे बीआरओ ने छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। और इसी के साथ उत्तरकाशी सुवाखोली मोरियाना मसूरी मोटरमार्ग छोटे वाहनों के लिए 3 दिन बाद खोला गया। सड़क खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों की लाइफलाइन लंबे समय से प्रभावित है। स्वाला और क्वारब की दरख्ती पहाड़ियां लाखों की आबादी को आए दिन परेशान कर रही हैं, लेकिन अब इन्हीं दरख्ती पहाड़ियों पर सियासत भी गरमा रही है। बारिश कम होने पर भले ही स्वाला और क्वारब छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया हो, बावजूद इसके अभी भी पहाड़ के दोनों अहम हाईवे में बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। बड़ी गाड़ियां नहीं चलने से यात्रियों को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ ही कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में जरूरत का सामान भी महंगा हो गया है।
ये दोनों एनएच लंबे समय से खतरनाक बने हुए हैं। ये बात अलग है कि अब दोनों एनएच की खस्ताहाली पर बीजेपी और कांग्रेस में शह मात का खेल जरूर तेज हो गया है। तो हमारे स्थानीय सांसद भी हैं, वो स्थानीय राज्य केंद्र में उसी विभाग के मंत्री भी है। आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपने रोड अच्छीकरण चौड़ीकरण के नाम पर, सुधारीकरण के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर जो रोड बनाई है वो आज हमारे गले की फांस बन गई है। देखिए, क्वारावर स्वाला ऐसा ना हो, ये प्रकृति के आगे कोई चल सकता है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पहाड़ी शिफ्ट हो रही है उसको रोकना बड़ा कठिन है। मानव इतना ही कर सकते हैं, इंसान इंजीनियर इतना ही कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए प्रिकॉशन कर रहे हैं जो करना चाहिए। और टनकपुर पिथौरागढ़ का स्वाला हो या फिर अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे का क्वारब, ये दोनों सालों से खतरनाक बने हुए हैं। इन्हीं एनएच की मदद से चारों जिले बाकी दुनिया से जुड़े हैं, फिर भी यहाँ सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं। एनएच डेंजर जोन को सुरक्षित बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए बहा चुका है, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला है। अब ये दोनों साइट्स हैं, इनको अच्छी तरह से हम देख करके इसी वित्तीय वर्ष में हम इसको कंप्लीट करने का हमारा प्लान है, ताकि अगले बरसात में जो है इस प्रकार की दिक्कतें ना आए। दोनों अहम हाईवे केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा की लोकसभा के हिस्से हैं। ऐसे में तय है कि विरोधी भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि इन दोनों हाईवे को लेकर कुमाऊं की पहाड़ी जिलों में सियासत गर्म है। अब ये देखना होगा कि जारी सियासत लोगों को कितना राहत पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी में आई आपदा से सरकारी और निजी संपत्तियों को बहुत नुकसान हुआ। डीएम का कहना है कि आपदा से सरकारी और निजी संपत्तियों का करीब 845 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी ये एक्चुअल आंकलन नहीं है, ये एक प्रोजेक्टेड आंकलन है, तो उसके हिसाब से 845 या 850 करोड़ का बीच में उत्तरकाशी जनपद में हमारा इरिगेशन, रोड्स, वाटर, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये मेजर डिपार्टमेंट में बोले। और उसके अलावा जो जिनका कम है नुकसान लेकिन है, जैसे हमारा डेवलपमेंट सेक्टर का है, हमारा स्कूल्स का है, बिल्डिंग्स का है, वो है। उत्तराखंड में आपदा के बाद 2500 से ज्यादा गांवों की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। पोल टूट गए हैं, ट्रांसफार्मर बह गए हैं, लाइनें उखड़ गई हैं। ज्यादातर जगहों पर बिजली की सप्लाई बाधित है, लेकिन अब भी तकरीबन 36 गांव हैं जो अंधेरे में हैं। बाकी जगहों पर बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई है। देहरादून में ही 16 गांव ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली गुल है। बिजली गुल होने से पेयजल आपूर्ति भी ठप हो गई है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस आपदा ने यूपीसीएल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। मरम्मत, नए उपकरण और सप्लाई बहाली में विभाग को 125 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चला जाती है। कभी रात पूरी रात नहीं होती, कभी दिन में नहीं होती जी, ऐसी टूटी फूटी आती है कभी कभार। परमानेंट नहीं आती जी यहाँ पे। कब से चलो कभी पेड़ गिर जाता है तो कुदरत की वो है। ये वैसे भी यहाँ का मामला ऐसे ही है जी, इनका लाइट वालों का काफ़ी समय हो गया जी, ऐसे चल रहा जी। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। मीटिंग में मुख्यमंत्री केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सचिवालय में होगी राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधायकों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। कल देर रात विधायक विनोद चमोली, मोहन सिंह बिष्ट, शिव अरोड़ा, आदेश चौहान, सरिता आर्य और प्रमोद नैनवाल ने सीएम से मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई।
देहरादून में जल्दी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। 24 सितंबर को महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी को लेकर बैठक होगी। मीटिंग में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद होंगे और इस मीटिंग के बाद महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी विधिवत अस्तित्व में आ जाएगी। विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में गर्मी बढ़ने लगी है। ताजा मामला है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी का, जिनकी बयानबाजी ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। लंबे सन्नाटे के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में है। हरक ने पहले बीजेपी संगठन पर हमला बोला और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लिया। इस बार उनके निशाने पर है रुद्रप्रयाग की सीट। इसे कभी वो खुद संभालते थे, लेकिन अब वहां से बीजेपी के विधायक हैं भरत चौधरी। बात एक बयान से शुरू हुई जब भरत चौधरी ने हरक सिंह को सियासी मस्करेबाज कहा। फिर तो हरक सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हरक सिंह ने भरत चौधरी को दुर्भाग्य से बना विधायक करार दे दिया। वो यहीं नहीं रुके, चौधरी को माफिया और रिश्वतखोर तक बता डाला। उसके घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए। ये जो तथाकथित अपने आप को दुर्भाग्य से विधायक हो गए, दुर्भाग्य से नेता बन गए, मैं इनकी जमीनी हकीकत पिछले 35-40 साल से जानता हूं कि ये किस खेत की मूली है और इनका अस्तित्व क्या है। दुर्भाग्य से कोई विधायक होना ये दुर्भाग्य हो सकता है। अपने गिरेवान में झांक के देखे, तुम माफिया हो, विधायक निधि में पैसा लेते हो, कमीशन हो, रिश्वतखोर हो। हरक के तीखे तेवरों का जवाब भरत चौधरी ने भी उसी अंदाज में दिया और उन्हें सीधी डिबेट करने की चुनौती दे डाली, वो भी सैन्य विज्ञान पर, जिसका खुद हरक प्रोफेसर होने का दावा करते हैं। भरत चौधरी ने हरक को खुला न्योता भी दे डाला कि वो दोबारा रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ें। कौन माफिया है इसका भी पता लग जाएगा कि 2 महीने के अंदर वो अपने, क्योंकि वो सैनिक विज्ञान के प्रोफेसर अपने आप को बताते हैं, तो सैन्य विज्ञान पर ही किसी सार्वजनिक स्थान पे मुझसे चर्चा कर लें तो पूरे उत्तराखंड की जनता को पता चलेगा कि विधायक बनना दुर्भाग्य किसका था। वास्तव में ये झगड़ा कोई घर का तो नहीं है। दरअसल ये तैयारी है 2027 के रण की। क्या हरक एक बार फिर रुद्रप्रयाग से सियासी जमीन तलाश रहे हैं? क्या इसलिए मौजूदा विधायक भरत चौधरी ने उनको सियासी मस्करेबाज कहकर छेड़ दिया? बहरहाल 2027 की तस्वीर क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जंग अभी से दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, जहां पर एमबीबीएस के साथ ही एमडी, एमएस और पैरामेडिकल की भी पढ़ाई होती है। सारे कोर्सेज यहां पर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहां डॉक्टर्स की ऐसी कमी है कि एमडी और एमएस के कोर्स बंद होने की कगार पर है। यहां से पुराने प्रोफेसर्स का ट्रांसफर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में किया गया है, जिसके कारण यहां फैकल्टी की भी कमी हो गई है। हालांकि कॉलेज प्रशासन नई फैकल्टी के लिए इंटरव्यू किए जाने के दावे कर रहा है। जितने भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, इन सब में ही कमी है। उसको पूरा करने के लिए बस अब हमें आदेश निकालना है कि इंटरव्यू करा जाए। वाइस चांसलर से परमिशन ले ली गई है, वो करके फिर इंटरव्यू शुरू कर दिए जाएंगे। नैनीताल में एक बार फिर संकट मंडराने लगा है। शहर की पहाड़ी दरक रही है, लोग दहशत में हैं। प्रशासन जल्द ही ट्रीटमेंट का दावा कर रहा है। ये पूरा मामला है क्या? आखिर डर किस बात को लेकर, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नैनीताल शहर की ये दरारें एक बार फिर से लोगों को डराने लगी हैं। शहर की माल रोड, आलमा कॉटेज, शेर का डंडा के साथ टिफिन टॉप और चाइना पीक की पहाड़ियां चारों तरफ से दरक रही हैं। पिछले 15 सालों में शहर में आय निर्माण की बाढ़ और कैरिंग कैपेसिटी से शहर पर बने चौतरफा संकट से नैनीताल के स्थानीय लोग अब टेंशन में हैं। ऊपर से लीपा पोती कर रहे हैं। ये कह सकते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर में हम लोग
जो है चमकाते हैं वो हम नैनीताल को चमका रहे हैं, लेकिन बेसिक जो काम है वो काम हम नहीं कर रहे हैं। अगर बेसिक काम नहीं करेंगे, नैनीताल नहीं रहेगा, तो सौंदर्यीकरण का कोई मतलब ही नहीं होता। लोगों में बड़ा डर का माहौल है और 7 नंबर की पहाड़ी भी पहले भी हमारे उसमें हो चुका था, लैंडस्लाइड हुआ था और एक बार फिर वो पहाड़ी बिल्कुल दरकने को तैयार है। उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। सारी चीज़ों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार कार्य किए जा रहे हैं वहाँ पर, और पर्यटकों के लिए शहर अभी भी बिल्कुल खुशनुमा है। वो आएँ और अपना विजिट करें और आराम से यहाँ पर घूमें। कब होंगे ट्रीटमेंट के काम? ट्रीटमेंट के काम जैसा मैंने आपको बताया लगातार प्रारंभ हो चुके हैं और बहुत जल्दी हम इन सारे कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। दरअसल आज से 145 साल पहले 18 सितंबर 1880 में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की वजह से गिर गया था, जिसमें 151 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद शहर को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अलग अलग जोन बनाकर निर्माण को प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन पिछले लंबे समय से अवैध निर्माण की बाढ़ नैनीताल में आई है। शहर में लगातार बढ़ते टूरिज्म ने भी यहाँ की आबोहवा और पर्यावरण पर संकट पैदा कर दिया है। लिहाजा अब पर्यटन शहर को बचाने की जरूरत है। बात आती है कि अब कैरिंग कैपेसिटी को कैसे निर्धारित करें, तो इस बिंदु पे भी चर्चा हम लोग के साथ स्तर पर चल रही है कि जल्दी से जल्दी इसमें हम लोग निर्णय। बहरहाल 1980 की यादें जरूर धूमिल हो गई हैं, लेकिन नैनीताल शहर पर वैसा ही संकट एक बार फिर से दिख रहा है, जिसके बाद लोग डरे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।